नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल इंफॉर्मेशन में। साथियों, एक जो चर्चा कई सालों से जोर पकड़ती जा रही है वह यह है कि 498 ए के मुकदमों का दुरुपयोग किया जा रहा है। महिलाओं के द्वारा जो दहेज उत्पीड़न का कानून है, क्रूरता का कानून है, उसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है। यह चर्चा लगातार अदालतों में और मीडिया के माध्यम से होती रहती है। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी कई केसों में यह बात कही जाती है कि 498 ए का दुरुपयोग हो रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तो सोशल एक्शन फोरम फॉर मानवाधिकार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में यहाँ तक कह दिया था कि 498 ए आईपीसी में बदलाव की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक ऐसे ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी 13 जून को यह जजमेंट पारित किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि 2 महीने तक 498 ए के केस को बिल्कुल बंद कर दिया जाएगा। किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कुछ नए तरीके की व्यवस्था की बात की गई। हालांकि इस तरह के नए व्यवस्था की बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक केस में की जा चुकी थी। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट है ये, तो बने रहिए अंत तक। देखते हैं माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा 498 ए के केस के लिए वो कौन सी नई व्यवस्था है जिसको अपने जजमेंट में कहा गया है। दोस्तों, यह 498 ए का मामला हापुड़ जिले का था, क्योंकि 307 हत्या की कोशिश की धारा भी लगी थी। इसलिए मामला लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट को सौंपा जाता है और सेशन कोर्ट में 3 अभियुक्तों के द्वारा, पति और सास ससुर तीनों के द्वारा 227 सीआरपीसी यानी कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। 227 और 228 के अंतर्गत उस डिस्चार्ज एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। सेशन कोर्ट के इस डिस्चार्ज एप्लीकेशन के खिलाफ माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में 3 क्रिमिनल रिवीजन फाइल की जाती है। 3 लोगों के द्वारा अलग अलग ये तीनों क्रिमिनल रिवीजन इस प्रकार थे: 1122 सन 2022, दूसरा 1136 सन 2022 और 1187 सन 2022। इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा तीनों क्रिमिनल रिवीजन की एक साथ सुनवाई की जाती है और एक साथ सुनवाई करते हुए 13 जून को आदेश पारित किया जाता है। जजमेंट जो किया जाता है उसकी बात हम बाद में करेंगे। सबसे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा और कोई भी एफआईआर जो 498 ए के तहत पुलिस स्टेशन में दर्ज होती है या कंप्लेन जो सीधे कोर्ट में फाइल होती है, उसमें आगे 2 महीने तक किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। नो अरेस्ट, नो इन्वेस्टिगेशन, नो प्रोसीजिंग। और इस 2 महीने को कूलिंग पीरियड कहा गया। जी हाँ दोस्तों, वही कूलिंग पीरियड जो सेक्शन 13 भी हिंदू विवाह अधिनियम की तरह जैसे तलाक लेते समय दोनों पक्षों को 2 महीने का वक्त दिया जाता है ताकि दोनों पक्षों का शायद तलाक लेने का इरादा बदल जाए, उसी तरह इस पीरियड को भी कूलिंग पीरियड कहा गया। इस 2 महीने तक कोई भी कार्रवाई नहीं होगी तो फिर होगा क्या? ये 2 महीनों तक जो मैंने फैमिली वेलफेयर कमेटी की बात कही, जैसे ही कोई एफआईआर दर्ज होगी या कोई कंप्लेन केस कोर्ट में फाइल होगा तो यह मामला जिसमें 498 ए और उससे संबंधित जो धाराएं होंगी फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफर कर दिया जाएगा। याद रखिए दोस्तों, जिन मामलों में इंजरी रिपोर्ट है, 307 लगा हुआ है या 10 साल या उससे ऊपर सजा है, उन मामलों को फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफर नहीं किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है उन्हीं मामलों को फैमिली वेलफेयर कमेटी को रेफर किया जाएगा
जिनमें इंजरी नहीं है, 307 वगैरह के जो केस नहीं हैं और जिनमें 10 वर्ष से कम सज़ा का प्रावधान, उन्हीं मामलों को रेफर किया जाएगा। फैमिली वेलफेयर कमेटी में कौन कौन होगा, इसके बारे में वीडियो में आगे बात करते हैं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि वेलफेयर कमेटी क्या करेगी। फैमिली वेलफेयर कमेटी दोनों पक्षों को सम्मान करेगी और फैमिली वेलफेयर कमेटी के समक्ष दोनों पक्षों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा। और इतना ही नहीं, दोनों पक्ष अपने परिवार के 4 बुजुर्ग मेंबर को फैमिली वेलफेयर कमेटी के समक्ष ले जाएंगे। वहां पर घरेलू विवाद के कारणों पर विचार करेगी फैमिली वेलफेयर कमेटी और उसके बाद इस कूलिंग पीरियड में ही वेलफेयर कमेटी को अपना कार्य पूरा करना होगा और फिर डिटेल में एक रिपोर्ट बनाकर अगर कोर्ट से मामला आया है तब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेजी जाएगी और अगर पुलिस के द्वारा केस किया गया है तो पुलिस अथॉरिटी के पास रिपोर्ट भेजी जाएगी। अगर मामला सेटल हो जाता है फैमिली वेलफेयर कमेटी के द्वारा तो पुलिस मामले को खत्म कर देगी। अगर कंप्लेन केस है तो मजिस्ट्रेट भी मामला खत्म कर देगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण बात यह है कि फैमिली वेलफेयर कमेटी में होगा कौन। फैमिली वेलफेयर कमेटी विधिक सेवा प्राधिकरण के अंडर ये काम करेगी। इसमें एक यंग एडवोकेट होगा जो मेडिएशन सेंटर से लिया जाएगा, या इसमें एक यंग एडवोकेट होगा जो मेडिएशन सेंटर से लिया जाएगा, या 5 साल प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले यंग एडवोकेट होगा, या सीनियर स्टूडेंट जो किसी भी गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, चाहे वो स्टेट हो या सेंट्रल कॉलेज का 5 साल के कोर्स का स्टूडेंट होगा, उसको भी फैमिली वेलफेयर कमेटी में लिया जा सकता है, या किसी भी स्टेट का सोशल वर्कर या फिर रिटायर्ड जुडिशियल अफसर भी शामिल हो सकते हैं। तो यह लोग फैमिली वेलफेयर कमेटी में होंगे। ये विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत काम करेंगे। डिस्ट्रिक्ट जज इस कमेटी की अगुवाई भी कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, जो फैमिली वेलफेयर कमेटी के मेंबर होंगे तो किसी भी मेंबर को विटनेस के रूप में कहीं भी नहीं बुलाया जाएगा। और अब बात करते हैं फाइनली जो 3 क्रिमिनल रिवीजन माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दाखिल की गई थी, उसमें सास और ससुर के क्रिमिनल रिवीजन को तो स्वीकार कर लिया जाता है। उनके खिलाफ जो कार्रवाई थी, जो डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन खारिज हुई थी, उस ऑर्डर को पलट दिया जाता है और दोबारा उस केस की सुनवाई का ऑर्डर किया जाता है। और पति की जो क्रिमिनल रिवीजन थी उसे खारिज करते हुए सेशन कोर्ट के ऑर्डर को पुनर्स्थापित कर दिया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है ये उन लोगों के लिए जो 498A के फर्जी केसों से पीड़ित हैं। तो दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।